जय हिंद। मैं रितेश राय स्वागत करता हूं आपका स्टडी विथ रितेश राय में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐलान किया है। एससी एसटी कैटेगरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सब क्लासिफिकेशन करने का ऐलान किया गया है। तो इस मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे क्या है ओबीसी में क्रीमी लेयर, या फिर समझेंगे कि क्रीमी लेयर से क्या आशय है। और नंबर तीसरा, क्या एससी एसटी में भी आएगी क्रीमी लेयर, इस मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो एससी एसटी कैटेगरी का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसकी क्या लाभ हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, इन सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि हम लोग कई मुद्दों पे यहाँ पे बात करने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। हम तथ्यपूर्वक इस मुद्दों पर बात करने वाले हैं, इसलिए आप धैर्यपूर्वक मेरी सभी बातों को सुनिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस मुद्दे पे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को यानी एससी एसटी को आरक्षण की दृष्टिकोण से, कहाँ से, आरक्षण की दृष्टिकोण से अन्य उपवर्गों में बांटने का फैसला दिया है। जी हाँ, इसमें मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी इनके सहित, ठीक है, इसमें मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ सहित 7 जजों की पीठ मतलब बेंच, ठीक है, 6-1 के बहुमत से फैसला दिए हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि देखिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट में कुल 7 जज बैठे थे, ठीक है, कुल 7 जजों द्वारा फैसला लिया गया, ठीक है, जिसमें से 6-1 के बहुमत से, मतलब 6 लोग इसके पक्ष में थे और 1 लोग इसके विपक्ष में थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, 6 लोगों ने कहा कि ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो 6-1 के बहुमत से फैसला लिया गया है, ठीक है। अब फैसला यह लिया गया है कि राज्यों को संवैधानिक रूप से एससी एसटी कैटेगरी के अंदर सब क्लासिफिकेशन करने का अधिकार है। याद रखिएगा, राज्य के जो हाई कोर्ट थे उनके पास पहले ये अधिकार नहीं था, ये अधिकार केवल केंद्र के पास था, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास था, केंद्र के पास था कि क्या कर सकता कि वो जो है एससी एसटी कैटेगरी को जो है सब क्लासिफिकेशन कर सकता है। लेकिन अब ये अधिकार राज्यों के अंदर जो राज्यों को भी संवैधानिक रूप से ये दे दिया गया, ठीक है। तो आप लोग समझे होंगे। आइए इसके साथ देखते हैं। इसके साथ ही जस्टिस BR गवई, ठीक है, नाम याद रखिएगा। इसके साथ ही जस्टिस BR गवई ने अपना मत देते हुए लिखा कि सरकारों को एससी एसटी के अंदर क्रीमी लेयर की पहचान करने का भी तरीका निकालना चाहिए, ठीक है। हालांकि उन्होंने इस निर्धारण के लिए, ठीक है, इसके निर्धारण के लिए कोई स्पष्ट मानदंड नहीं दिया है, कोई स्पष्ट मापदंड नहीं दिया है, समझे। अब बड़ी क्वेश्चन आती है हमारे पास, क्रीमी लेयर क्या है, ठीक है। देखिए अभी तत्काल समय में ओबीसी के आरक्षण में तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू है, ठीक है, याद रखिएगा। ओबीसी के जो आरक्षण का जो प्रक्रिया है उसमें क्रीमी लेयर लागू है, ठीक है। अब सवाल ये हमारे पास उठता है, क्या इसी तर्ज पर, ठीक है, क्या इसी आधार पर एससी एसटी के वर्ग जो हैं उनके आरक्षण में भी ये प्रक्रिया लागू होगी, ये कॉन्सेप्ट लागू होगा। लेकिन इसको समझने से पहले, इसको देखने से पहले, ठीक है, हम जानते हैं अनुसूचित जाति यानी एससी जिसे कहते हैं और अनुसूचित जनजाति यानी कि जिसको एसटी कहते हैं, श्रेणियों का उपवर्गीकरण करने की आवश्यकता पड़ी क्यों, आखिर इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, इसको भी समझते हैं। देखिए एससी और एसटी श्रेणियों के भीतर भी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक असमानताएं होती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा
कि SC ST में भी कई ऐसे जाति आते हैं, ठीक है, जिनके अंदर को क्या होता है, कुछ लोग काफ़ी समृद्ध हो चुके होते हैं, कुछ लोग जो हैं शैक्षिक रूप से आगे चले जाते हैं, कुछ लोग आर्थिक रूप से आगे पहुंच जाते हैं, कुछ लोगों का समाज में जो है उनका एक गरिमा रहता है, ठीक है, समाज में उनका एक महत्व रहता है। और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी SC ST में आते हैं जिनका समाज में कोई गरिमा नहीं रहता है, ठीक है, जिनको दीनहीन भाव से देखा जाता है, उनका सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और शैक्षिक दृष्टिकोण से सभी तरह से उनका जो है शोषण ही हो रहा है, ठीक है। तो यही बात यहाँ बताया गया है। फिर देखिए, तो SC और ST श्रेणियों के भीतर भी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक असमानताएं होती हैं। उपवर्गीकरण, ठीक है, यानी कि जो हमारा ये क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, इस उपवर्गीकरण से सबसे पिछड़े वर्गों को विशेष लाभ मिल सकता है, ठीक है। जैसी बात है, जब उपवर्गीकरण कर दिया जाएगा, इनको बांट दिया जाएगा, ठीक है, कि सर किसको देने की ज़्यादा आवश्यकता है, किसको आरक्षण देने की कम आवश्यकता है, ठीक है। इस आधार पर जब उनको बांट दिया जाएगा, उपवर्गीकरण से ये निश्चित किया जा सकता है कि सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुँचे जो वास्तव में इसकी आवश्यकता रखते हैं। इससे संसाधनों का न्याय संगत एवं समुचित वितरण हो सकेगा। इसके साथ ही इसके अन्य भी लाभ संभव है, लेकिन जो लाभ महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए जानने की योग्य है, वो मैं आपके सामने लाया, आपको बताया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्या है क्रीमी लेयर। इस क्रीमी लेयर के विचार पे हम लोग एक बार चर्चा करते हैं कि क्रीमी लेयर क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, क्रीमी लेयर की अवधारणा 1992 के महत्वपूर्ण इंदिरा साहनी फैसले से उत्पन्न हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि क्रीमी लेयर की अवधारणा कब 1992, ठीक है, 1992 के महत्वपूर्ण इंदिरा साहनी केस, कौन सा, इंदिरा साहनी केस से उत्पन्न हुआ था। दरअसल VP सिंह की सरकार ने 13 अगस्त 1990 को, किसकी सरकार ने, VP सिंह की सरकार ने कब, 13 अगस्त 1990 को OBC के लिए सिविल पदों और सेवाओं में 27% आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी, जिसे इंदिरा साहनी और अन्य लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया था, ठीक है। इसी को हम लोग इंदिरा साहनी केस के नाम से जानते हैं। फिर क्या हुआ, फिर 16 नवंबर 1992, तब 16 नवंबर 1992 को जस्टिस BP जीवन रेड्डी, कौन, जस्टिस BP जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की पीठ यानी बेंच ने क्रीमी लेयर को छोड़कर, किसको, क्रीमी लेयर को छोड़कर 27% OBC आरक्षण को बरकरार रखा। मतलब क्या है सर, मतलब यह है कि इन जो 9 बेंचों वाले न्यायाधीश थे, ठीक है, जिनमें मुख्य कौन थे, जस्टिस BP जीवन रेड्डी जी, ठीक है, इन्होंने फैसला लिया कि देखिए जो क्रीमी लेयर में है, ठीक है, OBC में जो क्रीमी लेयर में आते हैं, अक्सर OBC में क्रीमी लेयर में कौन आते हैं, ठीक है, तो देखिए OBC में क्रीमी लेयर में वो लोग थे जो OBC के बीच तो थे, जो OBC में उनकी गणना तो होती थी कि ये OBC हैं, ठीक है, लेकिन वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अधिक उन्नत थे, यानी कि उनका क्या, उनका सामाजिक और सामाजिक रूप से, पैसे के रूप से और उनकी जो शैक्षणिक स्थिति उसके रूप से क्या हुआ, वो लोग उन्नत में चले गए थे, ठीक है, विकास उन लोग का हो चुका था, ठीक है, तो उन लोगों को क्रीमी लेयर कहा गया, ठीक है। तो न्यायाधीशों ने कहा, ठीक है, कि क्रीमी लेयरों को छोड़ के, ठीक है, यानी जो उन्नत हो चुके हैं उनको छोड़कर जो अन्य OBC हैं, जो पिछड़े हैं, ठीक है, उनके लिए 27% का जो आरक्षण बनाया गया है वो बरकरार रहेगा, उनको 27% का आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जैसा कि हमारे जस्टिस से, ठीक है, जस्टिस का नाम मैंने आपको पीछे बताया कि जस्टिस BR गवई ने, ठीक है, उन्होंने कहा कि SC ST के लिए भी के अंदर भी क्रीमी लेयर की पहचान सरकारों को करनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा पहचान करनी चाहिए, हालांकि इसके लिए तो मैंने बताया कोई मापदंड नहीं अभी तय किया गया, ठीक है।
तो इसके लिए ये कैसे ये प्रक्रिया की शुरुआत होगी, यह क्या होगा, ठीक है, इसके ऊपर सरकार का यह विचार है। सरकार इस पे विचार बनाएगी, जिस अनुसार से सरकार इस पे विचार बनाएगी उसी अनुसार से ये प्रक्रिया जो है प्रारंभ होगी, ठीक है। इसके बाद आप लोग से आशा है, ठीक है, कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, लाइक किए होंगे, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोग को कमेंट बॉक्स में थैंक यू या फिर अगर कोई नाइस ऐसा कुछ कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सीधे कमेंट में अपने विचारों को व्यक्त करेंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगा, ठीक है, कि आप लोगों ने इससे क्या सीखा, इसके बाद आपका इसके ऊपर क्या विचार, इस टॉपिक के ऊपर क्या विचार है, क्रीमी लेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात पे यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा खुशी होगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।